हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट आई बटन पर आ रही है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा था, इस चैप्टर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड सीख लिए हैं, जिसमें पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड। उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक तीसरा तरीका है, जिसकी मदद से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, और सबसे ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो है एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से इसको कोरोना के टाइम पर डिलीट भी कर दिया गया था, यानी कि ये बच्चों को सिखाया ही नहीं गया था। तो आप सोच सकते हैं कि इसका इतना यूज़फुलनेस नहीं है, बट सीखने के लिए हमको ये मेथड आना चाहिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इससे करने के लिए हमको आसान बने। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो इसमें हम कोफिशिएंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन देख लेते हैं। इसने बोला है कि 5 ऑरेंज 3 एप्पल्स 35 रुपीज़ के हैं, और इसी तरीके से 2 ऑरेंज 4 एप्पल्स 28 रुपीज़ के हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑरेंज की कॉस्ट को x मान लिया है और एप्पल को y मान लिया है। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब इन दो इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो आप देखिए कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है, जो कि होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अगर आपको याद है कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, और एलिमिनेट करने के लिए हमको कोफिशिएंट को सेम लाना पड़ता था। तो मान लीजिए हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए कि हमारे पास क्या बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू ए टू एक्स, क्योंकि हमने a2 का मल्टीप्लाई किया है, प्लस a2 इंटू बी वन वाई प्लस a2 इंटू सी वन इक्वल टू 0। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो आप देखिए कि a1 इंटू ए टू एक्स प्लस a1 इंटू बी टू वाई प्लस a1 इंटू सी टू इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये जो कोफिशिएंट है वो सेम बन चुके हैं, ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस वाले माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि ये कट जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या बचने वाला है, ऊपर से बचेगा a2b1y माइनस a1b2y प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a2b1 माइनस a1b2। दिस इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाला है वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो a1c2 प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a2c1। और यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगी y इक्वल टू a1c2 माइनस a2c1। ये ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, a2b1 माइनस a1b2। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आ चुकी है। सेम इसी लॉजिक से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इन इक्वेशंस को हम a2 a1 की जगह b2 b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से
हम एलिमिनेशन मेथड से अभी तक x और y की वैल्यू लेके आए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो याद करना बहुत टफ है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो इक्वेशंस हैं जो कि जनरल फॉर्म होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन में से x और y की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y और यहाँ पे लिखना है 1। अब जब आपने x लिखा है तो आपको यहाँ पे देखना है कि x क्या है। अब x के बाद आपको कोफिशिएंट देखने हैं, तो x के बाद कोफिशिएंट आपको कितने दिख रहे हैं, b1 b2 और c1 c2। आपको इसको छुपा लेना है, जो कोफिशिएंट बचे हैं वो लिख लेने हैं। तो यहाँ पे बच रहा है b1 b2 c1 c2। इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है कि अब b और c के बाद क्या आएगा a, तो यहाँ पे आपको लिखना है a1 a2 और a के बाद वापस से क्या आ जाएगा b, तो यहाँ पे आपको लिखना है b1 b2। आपने देखा कि पहले हमको x के लिए क्या करना है, ये छुपा लेना है, तो जो बचेगा वो लिख लेंगे और फिर b c a b जो साइकिल चलेगी वो हमको यहाँ पर लिख लेनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाना है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ बनाना है, वो भी माइनस के साथ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक माइनस लगेगा। इसी तरीके से y की वैल्यू के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर माइनस के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमको एरो बनाने पड़ेंगे। अब ये कैसे सॉल्व करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू, पहले आप इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, b1 इंटू सी टू और फिर माइनस का c1 इंटू बी टू। अपॉन में हमको y से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अपॉन में आप क्या करोगे, 1 वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो आप देखिए कि ये बिल्कुल सेम आ रहा है, b2 c1 लिखो या c1 b2 लिखो। तो इस तरीके से ये देखिए आप x की वैल्यू आ गई, हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे y की बात करते हैं तो y के लिए हम क्या करेंगे, तो y के नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, c1 इंटू a2 आ जाएगा माइनस c2 इंटू a1 आ जाएगा और अपॉन में 1 वाला करेंगे, x से कोई मतलब नहीं इस बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू b1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये c1 a2 यहाँ पे प्लस का आ रहा है और यहाँ पे माइनस का आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे a1 b2 प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो ये गलत है। तो आपको लग सकता है कि ये जो हो रहा है वो गलत है, बट ये सही है, क्योंकि अगर हम ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, तो हम इसको माइनस कॉमन लेने के बाद क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन सी माइनस ए। आप देखिए कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है वो दोनों सेम है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं और नीचे से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाले से कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आ गई है। तो ये जो मेथड है आप इसको याद रखेंगे तो आपका डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी मदद से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल के लिए हम ये इक्वेशंस को उठा लेते हैं। यहाँ पर हमको इक्वेशन है 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, अगर हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 समझ में आते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x y और 1। अब x के नीचे क्या करना है, तो x को अगर हम छुपा लेंगे तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएंगे वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आने वाला है 3 4 माइनस 35 माइनस 28 और इसके बाद हमको वापस से x वाले पे पहुँच जाना है, तो 5 2 और फिर वापस से 3 और 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, जो कि आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 28 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, इसका माइनस के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 35।
अपॉन के लिए क्या करेंगे, दिस इंटू दिस यानी कि 5 इंटू 4 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस यानी कि 2 इंटू 3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 28, 28 को हम ब्रेक कर सकते हैं 30 माइनस 2 में, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 6 दैट इज माइनस का 84 प्लस 4 इंटू 35, तो 35 इंटू 2 इज 70, 70 इंटू 2 इज 140 अपॉन 5 इंटू 4 इज 20 और 2 इंटू 3 इज 6। तो ये कितना आ जाएगा, अगर 140 में से 84 जाएंगे तो आएगा 40 प्लस 16 दैट इज 56 अपॉन ये कितना आ जाएगा 20 में से 6 गया 14 और इसको आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई है दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से अब हम y निकाल सकते हैं। y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो -35 इंटू 2 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 28 इंटू 5 आ जाएगा और अपॉन में यही वाला ब्रैकेट बनेगा नीचे की तरफ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वो कितना आ रहा है हमने अभी देख लिया, वो कितना आ रहा है 14। तो ये कितना आ जाएगा -70 प्लस 28 इंटू 5 इज 140 अपॉन 14, तो ये कितना आ गया है 70 माइनस का प्लस का 140, तो प्लस का 70 अपॉन 14, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो y बराबर कितना आ चुका है 5। तो इस तरीके से देखा कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने निकाला है वो सही है या गलत, तो हम इसको पुट कर लेंगे, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे x की जगह, तो 20 और 3 इंटू 5 यानी कि 15 माइनस 35, तो ये कितना आ रहा है 35 माइनस 35 0, तो ये वाली वैल्यू सही आई है। यहाँ पे भी पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 4 इंटू 5 इज 20 और माइनस 28, तो ये वैल्यू भी ठीक आ रही है क्योंकि ये भी 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये की है और एप्पल की जो कॉस्ट है वो 5 रुपये की है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमको क्या करना होता है और कैसे करना होता है। तो आपको याद होगा कि हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। इसी तरीके से हमने देखा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। और तीसरे केस में हमने देखा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर हो जाता है तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अगर आपको ये याद है तो अब हम देखते हैं कि ये जो लॉजिक है वो आया किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, और आप एक चीज नोटिस करिए कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है। तो ये पूरी जो कहानी है वो इस डिनोमिनेटर की वजह से ही आने वाली है। अब देखिए कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता है कि मैथ्स में डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो नहीं होगा या फिर 0 नहीं होना चाहिए। बट अगर वो 0 हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि जो कहानी है वो पूरी इधर से ही आने वाली है। अगर a1 a2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो a1 b2 इधर ही है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये वाली जो चीज़ है वो माइनस की है तो राइट में जाके प्लस की हो जाएगी a2 b1। और अब आप देखिए कि अगर हम a2 को यहाँ ले आएंगे और b2 को यहाँ ले आएंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो आप बोलोगे कि क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा आएगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा आएगी। तो अगर एक वैल्यू हमेशा आ रही है x और y की तो वो कौन सा केस होता था, इंटरसेक्टिंग होता था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन पे हम क्या बोल देते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आता है तो आप एक बार इसको फिर से देखिए जिससे कि आपका लॉजिक अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो क्या होगा, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1 आएगा और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हम इसको अभी के लिए k लेट कर लेते हैं।
अब देखिए कि यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन और ये कंडीशन कैसे आती है, ये हम देख लेते हैं। तो इसके आगे क्या करना है, ये एनसीईआरटी हमको बता रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस 2 में एनसीईआरटी ने हमको बताया कि हमको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर आ गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू k टाइम्स a2 और b1 इक्वल टू k टाइम्स b2। और इनको अगर हम अपनी इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं कि a1/a2 अगर k के बराबर है तो हम a1 को k इंटू a2 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने a1 को लिख दिया k इंटू a2। तो यहाँ पे हम a1 की जगह k इंटू a2 रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, k इंटू a2x। इसी तरीके से b1 की जगह हम क्या लिख देंगे, k इंटू b2, तो ये आ जाएगा k इंटू b2y, और c1 की जगह तो c1 ही रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि k कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यहाँ से a2x प्लस b2y की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे कि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस का c2, क्योंकि ये जो पूरा ब्रैकेट है वो लेफ्ट में रहा, इस वाले को हमने राइट में पहुंचा दिया, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो k इंटू माइनस c2 प्लस c1 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस c1 है इसको हम दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस k इंटू c2 इक्वल टू माइनस ऑफ c1, ये इससे कट गया। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, k इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 k के बराबर है, और k खुद किसके बराबर आ रहा है, c1 अपॉन c2 के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर k बराबर c1 अपॉन c2 आ गया है तो हम यहाँ से c1 को भी k इंटू c2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली इक्वेशन का ही दूसरा फॉर्म है दूसरी इक्वेशन, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए कि k इंटू a2x हमने लिखा था, k इंटू b2y हमने लिखा था, क्योंकि a1 और b1 की वैल्यूज कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे हम c1 की वैल्यू भी अगर पुट कर देते हैं k इंटू c2, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है इधर, k a2x प्लस k b2y प्लस k c2 इक्वल टू 0। इस पूरे में से आपको k कॉमन दिख रहा होगा, तो हम पूरे में से अगर k कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है और ये जो पूरी नीचे वाली इक्वेशन है वो दोनों सेम है, बस k का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर दो इक्वेशन सेम होती हैं तो वो लाइंस कौन सी होती है, कोइंसिडेंट। इसी वजह से आपने देखा था कि इस वाली कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि इफ c1 इज नॉट इक्वल टू k इंटू c2, तो उस केस में भी हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि k टाइम्स हमारे पास क्या बन रहा था, a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहली इक्वेशन में से बना था, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर c1 इज नॉट इक्वल टू k इंटू c2 है, तो आप देखेंगे कि इस वाले केस में हम कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन विल बी देयर। तो अगर सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे कि लाइन कोइंसिडेंट तो नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, और सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब लाइंस को कैसा होना पड़ेगा, लाइंस विल बी पैरेलल। तो इस तरीके से ये जो कोएफिशिएंट्स की कहानी है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से आई और कैसे आई। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लेंगे। एग्जांपल 15 में बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन एज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, जो कि होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि a1 कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है, तो वो सब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो इन्होंने किया ही हुआ है यहाँ पे इस कंडीशन में। तो यहाँ से आप देखिए कि 2 से 4 कट जाएगा और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इज नॉट इक्वल टू 4, ये हमको रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि p की वैल्यू अगर 4 के अलावा कुछ भी होती है तो इन दोनों इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि p की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो क्या आएगा, तो हम एक बार इसको पुट कर लेते हैं। 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0।
आप देखिए कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, आप देखिए कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर आ रहा है, 2/2। दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 किसके बराबर आ रहा है, 2/2। दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जो कि 4/2 आएगा। तो फिर अगर p इक्वल टू 4 डालने से कंडीशन क्या बन रही है, ये वाली बन रही है। तो यहां से कंडीशन किसकी हो जाएगी, ये पैरेलल लाइंस की हो जाएगी। इसीलिए p जो है वो 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यूनिक सॉल्यूशन की बात करी है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 15 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 16 की तरफ। एग्जाम्पल 16 में बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी कंडीशन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस की। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12, इसी तरीके से b1 की 3, b2 की k और c1 की माइनस ऑफ k माइनस 3 और c2 की माइनस k। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया है, इसीलिए इसने प्लस के फॉर्म में लिख के बता दिया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो जब भी हमारे पास 3 रेशियोज बराबर में होते हैं तो हम किसी भी 2 को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस रेशियो को इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k। तो ये कितना आ रहा है, k से k का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा k² इज इक्वल टू 12 इंटू 3। तो k² कितना आ गया है, 36। k² अगर 36 आता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे कि k इक्वल टू 6 लिख देंगे, जबकि k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6 दोनों ही वैल्यू हमको लेनी पड़ेंगी। ऐसा कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि x² अगर a² के बराबर है तो x² माइनस a² 0 बराबर होगा। यहाँ से x माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगती है। और यहाँ से आप बोलोगे कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a दोनों ही वैल्यू हमारे पास आती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, और मैं बोलूँगा कि आप इस पर ध्यान दें। तो k इक्वल टू 6 आ गया और k इक्वल टू -6 आ गया। अब हमको क्या करना चाहिए कि इस k को यहाँ पे पुट करके देखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे k इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3y माइनस ऑफ 6 माइनस 3 इक्वल टू 0 और 12x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में से हम 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है तो कोइंसिडेंट का केस आ रहा है, इसका मतलब k इक्वल टू 6 इज अ राइट सॉल्यूशन। अब हम -6 पुट कर लेते हैं। तो जब हम -6 पुट करेंगे तो -6x आएगा हमारे पास k की जगह पे, प्लस 3y आएगा और माइनस ऑफ -6 माइनस 3 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 12x माइनस 6y माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देखिए कि -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9 और माइनस ऑफ -9 इज +9। तो ये कितना हो जाएगा, -6x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसने कोइंसिडेंट की कंडीशन बोली है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉट एक्सेप्टेबल रहेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसका है, आप जब चेक करोगे तो आपको दिखेगा ये सॉल्यूशन है पैरेलल लाइंस का। तो k इक्वल टू -6 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पर ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको एक बार रेशो और कंपेयर करने हैं। तो आप देखिए कि एक बार तो हमने इस रेशो को इससे कंपेयर किया था, अब हम इस रेशो को इससे और कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k इज इक्वल टू k² माइनस 3k प्लस 3k को हम इस तरफ ले आएंगे तो k² माइनस ऑफ 6k हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। k कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू कितना आएगा, 0 और k इक्वल टू 6।
तो k इक्वल टू 6 तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो इसको हम वापस से चेक नहीं करेंगे। अब अगर k इक्वल टू 0 हो गया है तो ये टर्म गायब हो जाएगी, ये टर्म गायब हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 12x इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में तो कोई भी इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वाली बात नहीं बन रही है, तो इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब k इक्वल टू 6 इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 16 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी हैं इनमें अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करना है, और अगर लीनियर इक्वेशन में इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है तो बस हमको बताना है कि कौन सा केस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a1/a2 कितना दिख रहा है आपको, 1/3। b1/b2 कितना दिख रहा है, तो -3/-9, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से ये 9 कटेगा तो 1/3। तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया है तो c1/c2 को हम चेक कर लेते हैं। c1/c2 आ रहा है 3/2। आपको पता है कि ये कौन सी कंडीशन है, ये है पैरेलल की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीज लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें हमको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इस वाले केस में आपको दिख रहा होगा कि ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/2। तो ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट, इनको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2/3 आएगा a1/a2, 1/2 आएगा b1/b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा और फिर हमको इसको फाइंड भी करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लिखेंगे x, y और 1। इसके बाद जब x लिख लेते हैं तो उसको छुपा के जो बाकी के कोफिशिएंट है वो लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब जो कोफिशिएंट्स हैं वो x के छुपाएंगे और बाकी के लिख देंगे। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। अब हमको साइकिल जो आएगी वो बना देनी है। तो -5 -8, अब 2 और 3 और 1 और 2। अब x को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 1 इंटू -8 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ 2 इंटू -5 अपॉन दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू माइनस दिस। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, ये कितना आएगा -8। 2 इंटू -5 इज -10 एंड माइनस ऑफ -10 इज +10 अपॉन 4 -3। तो ये कितना आएगा, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ चुका है 2। और एक बार x आ गया तो y कैसे निकाल लेंगे, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -5 इंटू 3 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ -8 इंटू 2 अपॉन नीचे वाला तो सेम आता है तो नीचे कितना आ रहा है 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। -5 इंटू -3 इज -15, -8 इंटू 2 इज -16 एंड माइनस ऑफ -16 इज +16। तो y कितना आ गया है, प्लस का 1। अब इनको हम यहाँ पे पुट करके देख लेंगे तो 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू 2 4 और +1 5, तो ये आ रहा है, ये सही है। 2x यानी कि 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो 6 प्लस 2 इज 8, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हो चुका है। सेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा और इस केस में भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना रहेगा। तो ये अब आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि a और b की किस वैल्यूज के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि इस तरीके के केस में हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, तो a1 हमने लिख दिया 2। a2 हमारे पास आ रहा है a माइनस b, b1 हमारे पास आ रहा है 3 और b2 हमारे पास आ रहा है a प्लस b। c1 की अगर हम बात करें तो अगर हम दोनों को राइट हैंड साइड पे ही रख देंगे तो हमको साइन की दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 और c2 को हम लिख सकते हैं 3a प्लस b माइनस 2। अब हम ये कंडीशन लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2।
अब पहले की तरह ही हमको दो रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। सॉल्व करेंगे तो 2a अगर इधर जाएगा और 3b इधर जाएगा तो 5b इज इक्वल टू a के बराबर बनेगा, क्योंकि 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a। अब इस रेशो को इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। यहाँ से 7a इधर जाएगा तो बनेगा 2a, 3b इधर जाएगा तो बनेगा 7b में से 3b जाएगा 4b और माइनस का 6। अब आप देखिए कि a की वैल्यू हमको पता है वो है 5b, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5b माइनस 6 इक्वल टू 4b। तो ये कितना आ जाएगा, 10b माइनस 6 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस के 4b को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 4b हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6b इक्वल टू 6 आ रहा है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो b अगर 1 है तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 इंटू 1 इज 5। तो इस तरीके से हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। अब हम इस कंडीशन को पुट भी करेंगे, तो पुट करने से देखते हैं क्या बनता है। b 1 है और a 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4x। तो यहाँ पे बनेगा 4x। 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6y। 3 इंटू ए यानी कि 15 प्लस बी यानी कि 1 माइनस 2। तो ये कितना हो गया, 16 में से 2 गया तो 14। तो इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। और आप देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1/2 1/2 1/2 का रेशो आ रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमको बताना है कि k की किस वैल्यूज के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइंस को कैसा होना पड़ेगा, पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास a1 कितना आ रहा है, 3, a2 कितना आ रहा है, 2k माइनस 1, b1 कितना आ रहा है, 1, b2 कितना आ रहा है, k माइनस 1, c1 कितना आ रहा है, तो हम लेंगे +1। क्योंकि हम दोनों ही इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले ले रहे हैं तो हमको साइंस की दिक्कत नहीं है। तो ये c1 आ गया 1 और c2 आ गया है 2k प्लस 1। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 इक्वल टू 1/2k प्लस 1, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ये 2k इधर आएगा तो 3k माइनस 2k, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 माइनस 1। यहाँ पे आएगा k इज इक्वल टू 2। पर अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमको इस रेशो को इससे भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। ये वाला k इधर आएगा और ये जो प्लस 1 है वो इधर जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू -2 आएगा। तो k -2 तो नहीं है, तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है। अब एक बार हम इसको इससे और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3/2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 इंटू 2k यानी कि 6k प्लस 3 इंटू 1 इज 3 नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1। ये जो 2k है वो इधर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 4k, और ये जो 3 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इसका मतलब k इक्वल टू 2 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम यहाँ पे रख भी लेते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे बनेगा 3x
2 में से 1 गया तो यहाँ पे बनेगा 1y यानी कि y, और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो आप देखिए कि 3/3 y/y a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरीके से 5 सेकंड हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2y अपॉन 3। इस वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। एलसीएम आएगा 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 15y, और जो एलसीएम 3 था वो इधर जाके 9 इंटू 3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से। 8 इंटू 4 हो जाएगा 32 माइनस 8 इंटू 2 इज 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27। माइनस 16y प्लस 15y इज माइनस का y, प्लस का 32 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा 27 माइनस 32 विच इज माइनस 5। माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू कितना आ गया है 5। अगर y इक्वल टू 5 है तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3। ये कितना हो गया 4 माइनस 2 इंटू 5 इज 10 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस 2। तो ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ट्राई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करने के लिए पहले हमको इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख देंगे कि x, y और 1, फिर x को छुपाएंगे तो जो बनेगा वो नीचे लिख देंगे। तो 5 2 माइनस 9 माइनस 4 8 3 और 5 और 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे x इक्वल टू दिस इंटू दिस यानी कि 5 इंटू माइनस 4 जो कि इसकी वजह से आया, और माइनस ऑफ दिस इंटू दिस यानी कि माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 9 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 8 इंटू 2 इज 16 माइनस ऑफ 3 इंटू 5 इज 15। तो ये कितना आ रहा है 5 इंटू माइनस 4 इज माइनस 20 और 2 इंटू माइनस 9 इज माइनस 18 एंड माइनस ऑफ माइनस 18 इज प्लस 18 अपॉन 16 माइनस 15 इज 1। तो ये कितना आ गया माइनस का 2। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये सही है। इसी तरीके से y के लिए हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस यानी कि माइनस 9 इंटू 3 एंड माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू 8, और नीचे वाला सेम आता है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 माइनस 15। ये कितना आ गया है माइनस का 27। 4 इंटू 8 इज 32 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 32 अपॉन 1। ये दिस इज इक्वल टू प्लस का 5 जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं दोनों ही मेथड से, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमको इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करना है, और इसने बोला है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले पार्ट में हमको बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो मेस क्या होता है कि जहाँ पे खाना मिलता है, और बोल रहा है कि एक फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद अगर आपने जितने दिन खाना खाया उस हिसाब से पैसे लगेंगे। बोल रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी पेज 1000 rupees as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो A ने बोल रहा है कि 20 days के लिए लिया है और उसने पे किया है 1000 rupees। B ने 26 days के लिए लिया है और उसने पे किया है 1180 rupees। तो आपको पता है कि इस तरीके के सवाल में क्या करना है। फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं x रुपीस और पर डे के चार्ज को मान लेते हैं, पर डे जो चार्ज लग रहा है उसको हम मान लेते हैं y रुपीस। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर फिक्स चार्ज x रुपीस है तो ए का बिल किस तरीके से बनेगा,
तो आप बोलोगे कि फिक्स चार्ज लगेगा एक्स, पर एक दिन के अगर वाई रुपए लगते हैं तो 20 दिन के लगेंगे 20y, एक्स प्लस 20y, और इस तरीके से उसके 1000 रुपये बनने चाहिए। इसी तरीके से बी के लिए हम बोलेंगे एक्स लगेगा फिक्स चार्ज और 26 डे का 26y लगेगा, और ये कितना होना चाहिए 1180 रुपये। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 6y और यहाँ पे बचेगा माइनस का 180, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/6 विच इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू आ गई है 30 रुपीज़, और y हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x प्लस y कितना आ जाएगा 20 इंटू 30 यानी कि 600 इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1000 माइनस 600 इज 400 रुपीज़। इसका मतलब फिक्स चार्ज है 400 रुपये और पर डे का चार्ज है 30 रुपये। इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हम एक फ्रैक्शन मान लेते हैं जो कि होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमने मान लिया n/d। बोल रहा है कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा अगर आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n-1 अगर हमने कर दिया तो फ्रैक्शन विल बी 1/3। इसके बाद बोल रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की तरफ, तो n/d + 8 कितना होना चाहिए 1/4। इनको हम सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3n-1 इक्वल टू d आना चाहिए, n इंटू 4 शुड बी इक्वल टू d + 8। तो यहाँ से 3n-3 इक्वल टू d आ गया है, और यहाँ से 4n-8 इक्वल टू d आ गया है। d को कंपेयर कर देंगे तो 3n-3, ये d की वैल्यू और ये भी d की है, तो बराबर आनी चाहिए 4n-8। अब आप देखिए कि ये जो 3n है वो इधर आ जाएगा तो 4n-3n हो जाएगा, ये जो -8 है वो प्लस का हो जाएगा तो 8-3 बचेगा। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ रहा है 5। अगर n इक्वल टू 5 है तो हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 3 इंटू 5 -3 इक्वल टू d आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 15-3 इक्वल टू d विच इज d इक्वल टू 12। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था n/d वो हो जाएगा 5/12। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर 5/12 में n में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5-1 यानी कि 4/12। तो आप देख सकते हैं ये 1/3 आ रहा है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम d में 8 ऐड कर देते हैं यानी कि 5/12 + 8 इज 20, तो ये 1/4 आ रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से पार्ट सेकंड हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करे, जिसमें कि करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के 1 मार्क चला जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर विल गिव अस +3 और रॉन्ग आंसर विल गिव अस -1। और यश ने नंबर स्कोर करे हैं 40 मार्क्स। बोल रहा है कि इसी तरीके से अगर 4 मार्क्स मिलते एक सही आंसर के और गलत आंसर के 2 कटते तो यश के नंबर आते 50। तो केस 1 में यश के नंबर आए हैं 40। केस 2 जिसमें करेक्ट आंसर पे मिलने चाहिए थे +4 और रॉन्ग आंसर पे जाने चाहिए थे -2, उसमें यश के आ रहे हैं 50 मार्क्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि केस 1 और केस 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यस के ठीक हुए हैं वो सेम है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यस के गलत हुए हैं वो सेम है। बदला है तो उनके नंबर ऑफ मार्क्स बदले हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके जो सही थे और जो गलत थे वो सेम है। तो ये समझते हुए अगर हम सवाल करते हैं तो सवाल हमसे इजीली हो जाएगा। हम मान लेते हैं करेक्ट आंसर जो यस के थे वो एक्स थे और रॉन्ग आंसर जो थे वो यस के वाई थे। तो पहली कंडीशन के हिसाब से करेक्ट आंसर पे 3 नंबर मिलने चाहिए। तो अगर x क्वेश्चन उसने करेक्ट करे हैं तो 3x उसके नंबर मिलेंगे, और y अगर उसने गलत करे हैं तो -y कट जाएंगे। इस तरीके से यस के कितने आने चाहिए थे 40 मार्क्स। ये हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है अभी भी, बट इस बार हमको क्या मिलेंगे 4x नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहे हैं सही होने पे। और कटेंगे कितने, तो 2y कटेंगे, क्योंकि कटने पे 2 नंबर गलत हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50, ऐसा हमको कंडीशन में बताया गया। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x - y
और जो 2 कॉमन लिया है वो 50 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। पहली इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, y से y कट जाएगा, 3x जो है वो माइनस का हो जाएगा, 2x में से 3x गया तो माइनस का x, और 25 में से माइनस 40 गया तो माइनस का 15, माइनस से माइनस गया तो x बराबर कितना आ गया 15। x अगर 15 है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ से 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस 45 यानी कि -5, माइनस से माइनस कटेगा, वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका मतलब जो यश था उसने 15 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं और 5 क्वेश्चन गलत करे हैं। उसने पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, यानी कि 15 क्वेश्चन सही थे, 5 गलत थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस वुड बी देयर इन द टेस्ट। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर 2 कार हैं, मान लीजिए इस तरीके से एक कार है और इस तरीके से दूसरी कार है। अब ये 2 कार अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इस केस में हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि होता है रिलेटिव स्पीड। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसके बिना हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ये जो कार है वो इधर जा रही है 20 की स्पीड से, और ये जो कार है वो इधर आ रही है मान लीजिए 30 की स्पीड से। अब क्या होगा कि ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इनकी जो मीटिंग होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। कंपैरिजन के लिए मान लीजिए ये कार जा रही है इधर की तरफ 20 की स्पीड से और ये कार आ रही है इधर की तरफ 30 की स्पीड से। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो कार हैं वो एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद मिलेंगी। हम लेट कर लेते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर की है। तो आप देखिए कि ये जो कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चल रही है और ये 30 की स्पीड से अगर चल रही है, तो ये दोनों कार एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो आप देखिए कि 1 घंटे में ये 20 कवर करेगा और ये 30 कवर करेगा, यानी कि इसने इससे एक्स्ट्रा मात्र 10 किलोमीटर कवर किया है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से 10 घंटे बाद मिल पाएंगी। और इस कंडीशन में अगर आप बात करें तो देखिए कि ये 20 आगे जाएगा, ये 30 आगे जाएगा, तो एक ही घंटे में 50 किलोमीटर कवर हो चुका है। फिर अगले घंटे में क्या होगा, 50 और हो जाएगा, तो ये 2 घंटे में मिल जाएंगी इस कंडीशन में, और इधर ये मिल पाएंगी 10 आवर्स में। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड होती है x माइनस वाई। अगर इसकी x है इसकी y है तो हम लिखेंगे x माइनस वाई। कब लिखेंगे, जब सेम डायरेक्शन में स्पीड हो, सेम डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है तो उस केस में लिखा जाएगा रिलेटिव स्पीड को x प्लस वाई। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप यहाँ पे देखिए कि ए और बी बोल रहा है 100 किलोमीटर अपार्ट है। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है। बोला इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। तो सिंपली वो बोल रहा है कि एक टाउन है ए और एक टाउन है बी, इन दोनों की दूरी है 100 किलोमीटर। कोई एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रही है, कोई एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रही है। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसकी हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आती हैं तो ये मिल जाएंगी 1 आवर में, ऐसा क्वेश्चन में बताया, तो 1 आवर में मिल रही है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो बोल रहा है कि 5 घंटे में मिलेंगी, जैसा कि मैंने इधर आपको बताया था। तो अगर ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है तो टाइम लग रहा है 5 आवर। अब आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो लगाएंगे इस वाले केस में। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो x प्लस वाई की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि स्पीड कितनी हो गई x प्लस वाई और डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर। अपोजिट वाले केस में हम बोलेंगे कि स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई और डिस्टेंस अभी भी 100 किलोमीटर ही है और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 5 आवर। तो ये इससे कट के कितना आ जाएगा 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आप देखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x, y से y कट जाएगा, इक्वल टू 120 आ गया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 और इसको आप
पुट कर दोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 में बोल रहा है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अपना ओरिजिनल रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B और इसका एरिया हम मान लेते हैं A। तो ओरिजिनली हम क्या लिखेंगे कि A इज इक्वल टू L इंटू B। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अगर लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 से और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया 3 से तो एरिया जो है वो 9 से कम हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे सेकंड केस में कि L माइनस 5 और B प्लस 3 करने से एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है A माइनस 9, ओरिजिनल एरिया से 9 कम। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, यानी कि लेंथ को 3 से बढ़ा दिया है और ब्रेड्थ को 2 से बढ़ा दिया है तो एरिया जो है वो 67 बढ़ जा रहा है, यानी कि A प्लस 67। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कि ये A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन में हम लिखेंगे L इंटू बी, ब्रैकेट ओपन करने के लिए, फिर 3L माइनस 5B और माइनस का 15 इज इक्वल टू A माइनस 9। यहाँ पे हम लिखेंगे L इंटू बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 3 इंटू 2 इज 6 इक्वल टू A प्लस 67। अब आप देख सकते हैं कि ये जो L इंटू बी की वैल्यू है वो A के बराबर है, तो ये जो A है वो इससे कट जाएगा, ये जो A है वो इससे कट जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3L माइनस 5B और ये जो माइनस 15 है वो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा। 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 67 में से अगर 6 जाएगा तो 61 बचेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस्तेमाल करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसका कोएफिशिएंट हम सेम कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 6L प्लस 9B इक्वल टू 3 से करेंगे तो 61 इंटू 3 इज 183। इसको 2 से करने वाले हैं तो 6L माइनस 10B इज इक्वल टू 2 से किया है तो 12। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6L से 6L कट जाएगा, 9B और 10B कितना हो जाएगा 19B और 183 में से अगर 12 गया है तो ये कितना आ जाएगा 171। B इक्वल टू कितना आ जाएगा 171 जो है वो 19 से कट जाएगा और आप देखिए कि ये कितनी बार कटेगा 9 टाइम्स। तो B की वैल्यू आ गई है 9। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं B इक्वल टू 9, तो 3 इंटू L माइनस 5 इंटू 9 इज 45 इज इक्वल टू 6। तो 3 इंटू L कितना आ गया 45, इधर जाएगा 6 से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 51/3 विच इज L इक्वल टू 17। तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ हम फाइंड कर चुके हैं और पार्ट 5 हो चुका है और इस तरीके से एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।